ये आपकी क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ा रखा है। पहला जो चैप्टर था वो क्या था? पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या था, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया जो था क्या? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या कर दिया? पढ़ा दिया। जो आपके सिलेबस में था, इस वर्ष कुछ काटे भी गए हैं तो उसको मैंने पढ़ा दिया। ये आपका दिख रहा है थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का नाम है क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का योग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बात हमारी आप याद रखो कि बहुत से बच्चे आप ही के साथ के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और कुछ कहां पढ़ते हैं? यूपी बोर्ड में। भाई जाहिर सी बात है, सोसाइटी में देखा जा रहा है इस टाइम कि जिसके पास अधिक पैसा है वो कहां पढ़ रहा है? सीबीएसई बोर्ड। और जिसके पास कम पैसा है वो कहां पढ़ रहा है? यूपी बोर्ड। लेकिन आपको इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं कि यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट ने सबका सिलेबस बिल्कुल सेम कर दिया हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सबका सिलेबस सेम है। बस फर्क किसका है? लैंग्वेज का। और आप उसमें अच्छे हो क्योंकि आपको दोनों मीडियम पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में और क्या? हिंदी में। ठीक है। तो ये बात अपने मन से आपको सबसे पहले निकालना होगा। कम टू द पॉइंट। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि जो रैखिक समीकरण है होता क्या है। रैखिक समीकरण की बात करें तो जिसमें घातों की संख्या क्या है? 1। घातों की संख्या क्या है? 1। लिखना सभी लोग पहले बंद करें, पहले ध्यान से सुन ले, फिर से समझ ले, फिर बाद में आप लिखेंगे। ठीक है। जिसमें घातों की संख्या क्या है? 1 होती है, उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। आगे दिख रहा है युग्म की बात करते हैं, तो युग्म मतलब होता है पेयर, यानी क्या? जोड़ा। बाद में लिख लेना भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या? युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है। जिसमें 2 रैखिक समीकरण हो, 2 रैखिक समीकरण हो, उसी को बोलते हैं, होने चाहिए। इसको सॉल्व कर पढ़ने के लिए आपको कितने रैखिक समीकरण होने चाहिए? 2। उन 2 रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की जो मेथड्स है वो आपका ये है, इसको समझेंगे। इसके ठीक पहले हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं, समझते हैं चीजों को। अभी अभी आपने जस्ट पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने बहुपद की पहचान सीखा। यानी बहुपद कैसे पहचान की जाती है? नंबर ऑफ पावर्स। जितने पावर होते हैं उतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्या होते हैं? समीकरण। जितने पावरों की संख्या पर ही डिपेंड करता है उनका समीकरण। यहां पे आप देख रहे हो कि 2 आपका पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ये आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं कि ये जो समीकरण आपके सामने जो दिख रहा है इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे आपको ये वाला समीकरण दिख रहा है, जिसको इस वाले समीकरण को क्या बोलते हैं? 3 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? 3 चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों 3 चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे? क्योंकि इसमें चर की संख्या कितनी है? 3। एक्स, वाई और क्या? जेड। इसलिए इसको हमने बोला 3 चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों 2 चर वाला रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें 2 चर है, एक एक्स है, दूसरा क्या है? वाई। इसको हमने बोला 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसलिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एक एक्स एक वाई है, घातों की संख्या 1 है, इस वजह से रैखिक समीकरण कहलाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये आपको नंबर ऑफ हायर पावर क्या दिख रहा है? 3, इसलिए इसे त्रिघात समीकरण बोलेंगे। और चर की संख्या कितनी है? 1 चर है, इस वजह से इस समीकरण का नाम हो जाएगा 1 चर वाला रैखिक त्रिघात समीकरण। क्योंकि घातों की संख्या क्या है? 3। समझ में आ रहा है? ये आपका दिख रहा है 2x + 3,
इसमें चर की संख्या 1 है और ये रैखिक समीकरण है। भाई पावर तो 1 है ना, तो इस वजह से एक चर वाला रैखिक समीकरण बोले। बात समझ में आ रही है? अब ये आपका y = 4x5, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इतने टाइप्स के आपके क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। जितना समीकरण था मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब समझते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को दो इक्वेशन है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है इस चैप्टर में। अब उस दो इक्वेशन को सॉल्व करने की कितने मेथड्स हैं, ये चीज आपको समझ लेना है। तो पहला मेथड होता है विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड बोलते हैं। तीसरा आपका वज्र गुणनखंड विधि होता है, जिसे अलजेब्रिक मेथड्स बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेथड्स बोलते हैं। और चौथा होता है ग्राफी विधि, जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। आपके सिलेबस में इस वर्ष सारा का सारा हटा दिया गया है, सिर्फ ये रखा गया है और ये रखा गया है, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि रखा गया है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके बुक में है, लेकिन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका एकमात्र रीजन है कि भैया ग्राफ का सवाल अगर देगा तो गवर्नमेंट को ढेर सारे ग्राफ छपवाने होंगे, तो जब इतना खर्चा कौन करता है, इस वजह से इस वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है, लेकिन आपके परीक्षा में नहीं आता है। भैया आएगा तो ग्राफ छपवाना पड़ेगा, है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस में ध्यान देना है, विलोपन विधि और क्या प्रतिस्थापन। किसमें, विलोपन विधि और क्या प्रतिस्थापन विधि। आपको सिर्फ और सिर्फ किस में ध्यान देना है, विलोपन विधि और किसमें, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पढ़ाएंगे तो हम सब पढ़ाएंगे। वज्र गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करना बताएंगे आपको, ग्राफिक विधि से भी सॉल्व करना बताएंगे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा कमांड किस पर करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये आप